एक आदमी होटल में खाना खा रहा था और इसी बीच में एक महिला होटल के अंदर प्रवेश कर रही थी। खाना खाते हुए व्यक्ति की नजर उस महिला पर पड़ जाती है। जैसे वो उस महिला को देखता है, अब तुरंत ही अपना खाना छोड़ देता है। खाना छोड़कर सीधा होटल के मालिक के पास जाता है और जाकर कहता है कि साहब, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं थोड़ी देर के लिए वेटर बनना चाहता हूं। दरअसल जो महिला सामने बैठी हुई है, मैं उससे खाने का ऑर्डर लेना चाहता हूं। जैसे ही होटल मालिक को ये बात पता चली, उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे होटल की रेपुटेशन खराब हो सकती है। उसने समझाने की कोशिश की और थोड़ी ही शब्दों में उसने एक ऐसी बात बताई कि होटल मालिक मना नहीं कर पाया। इसी बीच में वो कहता है कि साहब, हो सकता है कि आपको पुलिस भी बुलानी पड़ जाए। जैसे ही होटल मालिक ने ये बात सुनी, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, तुम जाकर वहां ऑर्डर लो, मैं पुलिस से बात करता हूं। इसी बीच में वो व्यक्ति पुलिस से बात करता है। यहां पर यह व्यक्ति जो खाना छोड़कर गया था, उस महिला के सामने जाता है, जाकर कहता है कि मैडम, ये रहा मेन्यू कार्ड, आपको खाने में क्या क्या चाहिए आप मुझे बता दीजिए। जैसे ही उस महिला की नजर उस व्यक्ति पर पड़ जाती है, वो व्यक्ति वो महिला आपस में एक दूसरे को एक टकटकी लगाए देख रहे थे। कोई बोलने की स्थिति में नहीं था। हालांकि उस व्यक्ति ने फिर से पूछा कि मैडम, आपको खाने में क्या चाहिए। तभी मैडम ने इधर उधर चेहरा घुमाया, अपनी नजरें छुपाने की कोशिश की और जैसे कुछ बात, जैसे कुछ उसके मन में आ ही नहीं रहा था कि मैं आखिरकार इस वक्त में क्या बोलूं क्या ना बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी बीच में उस महिला ने उस होटल को यहां से छोड़ने का तुरंत ही प्लान बनाया और जैसे ही उस महिला ने अपनी सीट को छोड़ा और यहां से जाने की कोशिश की, तुरंत ही वो व्यक्ति दौड़ता हुआ जाता है और जो मेन गेट होता है उसको बंद कर देता है और वो कहता है कि मैडम, आप यहां से बिल्कुल भी नहीं जा सकती। जब तक आप खाना नहीं खाओगी, जब तक आप अपना ऑर्डर नहीं दोगी, आप यहां से बिल्कुल भी नहीं जा सकती। यहां थोड़ी बहस शुरू हो जाती है। जो होटल के अंदर मौजूद थे लोग, वो भी सब देख रहे थे कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। कुछ ही देर की बात थी, 5 या 7 मिनट का समय ही बीता था। तुरंत यहां पर पुलिस आ जाती है और जैसे ही पुलिस आती है, पुलिस को भी एक छोटी सी कहानी सुना दी गई थी। इसी बीच में पुलिस ने उस महिला को अपनी हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद वो चली जाती है। दरअसल ये व्यक्ति जिस महिला से बातचीत कर रहा था, वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की पत्नी है। पत्नी की 4 साल 4 महीने पहले अचानक ही मौत हो चुकी थी गायब होने के बाद। उसके बाद उस व्यक्ति को लगभग उसी की वजह से 2 साल सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ी और करीब 2 साल तक वो अदालत के पीछे चक्कर काट रहा था इंसाफ के लिए। और हो सकता है कि उसको कोई बड़ी से बड़ी सजा हो सकती थी, क्योंकि उसके ऊपर आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका था। दरअसल जब कहानी आगे सामने आती है, उस बात को देखकर जज भी हैरान रह जाते हैं। जज भी ये कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि संभवतः भारत के इतिहास में ये तीसरा या चौथा ऐसा केस हो सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश के जिला मैसूर की। दरअसल मैसूर के 5वें अतिरिक्त एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश गुरुराज सोमक्कलवर, दरअसल वो सुनवाई कर रहे थे। 2 अप्रैल 2025 की ये बात है। एक वकील उनके सामने पेश होता है, कहता है कि हुजूर, मैं आपके सामने एक नोटिस नहीं दे सका, मैं सूचना नहीं दे सका, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। दरअसल मैं किसी को कटघरे में पेश करना चाहता हूं, आपके सामने किसी को लाना चाहता हूं। जज साहब ने कहा कि पहले आप सूचना क्यों नहीं दे रहे थे। उसने कहा कि ये जो व्यक्ति जिसको मैं लेके आ रहा हूं, वो अचानक ही मिल चुका है, इसलिए हमारे पास वक्त नहीं था और अगर आपने आज उसको अपनी अदालत में पेश नहीं करवाया तो हो सकता है कि कल को कोई दिक्कत खड़ी हो जाए। तो जैसे ही जज साहब ने बात सुनी, उसने कहा कि ठीक है, लेकिन दूसरा जो वकील था वो साफ साफ इनकार करने लगता है कि ये बिना नोटिस के आप ऐसे किसी को कैसे ला सकते हैं। लेकिन जब जज साहब का ऑर्डर हो जाता है तो आखिरकार जज साहब के सामने कटघरे में जो था, एक महिला को लाकर खड़ा कर दिया जाता है। एक तरफ एक महिला खड़ी है, दूसरी तरफ एक पुरुष खड़ा हुआ है। दरअसल जो पुरुष है उसका नाम है कुरुवारा सुरेश और सामने उसकी जो महिला खड़ी हुई है उसका नाम है मल्लिगे। मल्लिगे से नाम पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो शुरुआत में तो इधर उधर के नाम बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वकील ने उससे सख्ती से पूछा कि तुम्हारा असली नाम क्या है, वो कहती है कि मेरा नाम मल्लिगे है। उसके पिता का नाम, उसने कहा कि मेरे पिता का नाम स्वर्गीय राम है और माँ का नाम उसकी गौरी है। जैसे ये उसने नाम अपनी माँ का, अपने पिता का, अपना खुद का बताया, जज साहब सुनकर हैरान हो जाते हैं। जज साहब कहते हैं कि आज 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल 2025 है, आप क्या आज अप्रैल फूल की बातें कर रहे हैं। दरअसल आज अप्रैल फूल का डे नहीं है, यहां ये कैसी बातें हो रही हैं। तभी वकील कहता है कि जज साहब, आज भले ही चाहे 1 अप्रैल हो ना हो, लेकिन आज 2 अप्रैल है और जो इसने कहा है बिल्कुल सच है। दरअसल जज साहब इसलिए हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो महिला कटघरे में खड़ी हुई थी वो 4 साल 4 महीने पहले मर चुकी थी, उसकी हत्या हो चुकी थी। उसके जो शव था, उसका जो लाश मिली थी, उसका सुपुर्दे खाक यानी कि अंतिम संस्कार भी हो चुका था एक रीति रिवाज के हिसाब से।
और ये महिला जिंदा कैसे हो सकती है, यही बात सोचकर जज साहब ने कहा था कि आज कोई अप्रैल फूल नहीं है। अब इसके बाद फिर एक कहानी लोगों के सामने आती है। हर कोई इस कहानी को जानकर हैरान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। दरअसल एक व्यक्ति है जिसका नाम है कुरुवारा सुरेश, और जो कि रहने वाला है कोडागु जिला, जो कि कर्नाटक प्रदेश का लगता है। थाना है कुशल नगर, और इलाका लगता है उसका जो रहने वाला होता है बसावन हल्ली का रहने वाला होता है। सुरेश, दरअसल उसकी शादी होती है साल 2001 में। उस महिला का नाम होता है मल्लिगे। मल्लिगे से शादी हो जाती है। जिंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी। दोनों कुली का काम करते थे, लोगों का बोझा ढोते थे और अपना घर चलाया करते थे। धीरे धीरे वक्त आगे बीत जाता है और 2 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, दिसंबर 2020 की ये बात है, मल्लिगे अचानक लापता हो जाती है। और ऐसी लापता होती है कि उसका पति सुरेश उसको हर जगह तलाश करता है। अब चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, जहां जहां वो काम करते थे या जो जो लोग उनके संपर्क में थे, हर किसी से संपर्क किया जाता है, लेकिन इस मल्लिके का कहीं अता पता नहीं चलता। 2 बालक होते हैं, 2 बालकों का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पति भी परेशान हो जाता है और बाकी परिवार के लोग जो होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। आखिरकार सुरेश नजदीकी पुलिस स्टेशन कुशल नगर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी बीवी है जो दिसंबर 2020 में अचानक से लापता हो गई है, आप उसको ढूंढवाने में मेरी मदद कर दीजिए। पुलिस वालों ने उसे ढूंढने में मदद की कोशिश की, लेकिन उस महिला का जब कहीं आता पता नहीं चलता है तब वो गुमशुदगी में FIR दर्ज कर लेते हैं। और धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त आगे बढ़ने लगता है। दिसंबर का वो महीना था, साल 2020 की बात है। और ऐसे ही करते करते दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगातार महीने गुजर रहे थे। अब जुलाई 2021 की ये बात है। अचानक ही पुलिस को एक सूचना मिलती है कि एक जिला मैसूर लगता है और मैसूर जिले का एक थाना लगता है बिट्टाडाड़ापुरा। बिट्टाडाड़ापुरा में एक इलाका है, एक एरिया है पेरियापटना। दरअसल पेरियापटना में एक महिला की लाश मिलती है। उस महिला की उम्र लगभग बताई जा रही थी 34-35 साल के आसपास। जब उस महिला की लाश मिलती है तो उसके बाद फिर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। और जांच पड़ताल में जुटने के बाद ये कोशिश कर रही थी इस महिला की शिनाख्त हो सके, इसके बारे में पता चल सके। लगभग यहाँ से लगभग 100-125 किलोमीटर दूर एक और थाना था जहां पर एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। अब से लगभग 9 महीने पहले ये लाश मिलती है जुलाई 2021 में। अब पुलिस वालों ने इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए उस कुशल नगर पुलिस स्टेशन में संपर्क किया। और वहां जाने के बाद जिस व्यक्ति ने इनकी, सुरेश ने एक FIR दर्ज कराई थी, सुरेश को पूछताछ के लिए लेके आते हैं। जो महिला के तन पर कपड़े मिले थे, चूड़ियां मिली थी या बाकी सामान ज्वेलरी वगैरह मिली थी, उसको दिखाया जाता है। और दिखाने के बाद उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि जो तुम्हारी पत्नी गायब हुई थी, तो क्या ये तुम्हारी पत्नी की लाश तो नहीं है? क्योंकि लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी, काफी मात्रा में वो कंकाल बन चुकी थी, इसलिए समझ पाना मुश्किल था। और इसी बीच में एक FIR दर्ज की जाती है। और FIR दर्ज कराने वाला कोई और नहीं था, जो मल्लिगे थी। मल्लिगे की मां गौरी FIR दर्ज कराती है ये बिट्टाडापुरा में। बिट्टाडापुरा में जब FIR दर्ज होती है, मुकदमा अपराध संख्या 145/2021 IPC की धारा 302-201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अब पुलिस के लिए सामने कोई और सस्पेक्ट नहीं था सिवाय इस सुरेश के। पुलिस उससे जब पूछताछ करती है, बातचीत करती है, उधर पुलिस ने उस कंकाल को, उस सड़े गले शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो पता चलता है कि सर में कोई भारी वस्तु मारी गई है, जिसकी वजह से इस महिला की मौत हो चुकी है। अब सुरेश से लगातार पूछताछ की जा रही है। सुरेश ने इधर उधर की बातें बताना शुरू किया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से उससे पूछा, पुलिस ने अपने तरीके से उससे पूछा, तो वो तोते की तरह पढ़ने लगता है, बताने लगता है। दरअसल वो कहता है कि सर में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी है। अब इसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति को, सुरेश को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया। वो लगभग 2 साल तक सलाखों के पीछे रहता है। इधर उसके दोनों बच्चे, इधर उसकी माता, उसके पिता, सबके सब परेशान थे। ये सलाखों के पीछे रहता है। और उसने इस बीच में जमानत के लिए कई बार अर्जी भी दी, लेकिन उसकी जमानत याचिका कई बार खारिज भी हो चुकी थी। आखिरकार उसे 2 साल के बाद जमानत मिल जाती है और जमानत मिलने के बाद वो अपने काम में जुट जाता है। जैसे वो काम कर रहा था वैसे काम करने लगता है, कुलीकार अपने बच्चों को पालना शुरू कर देता है। सितंबर 2022 में ये मामला अदालत की ट्रैक पे आ जाता है और इसकी सुनवाई शुरू हो जाती है। जब जब तारीखें पड़ती थी तब तब सुरेश को अदालत में पेश होना पड़ता था और इस मामले की सुनवाई लगातार चल रही थी। और धीरे धीरे करके वक्त कब आगे बढ़ जाता है पता ही नहीं चलता। आखिरकार 1 अप्रैल 2025 की ये बात है। एक होटल के अंदर ये महिला, जिसका नाम मल्लिगे होता है, ये खाना खाने के लिए आई थी। पहले से इसका पति वहां पर मौजूद था। अचानक ही पति की नजर पत्नी पर जब पड़ जाती है तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिसकी हत्या के इल्जाम में वो सलाखों के पीछे गुजार चुका है लगभग 1.5 या 2 साल के आसपास, और जिसके लिए वो अदालत के चक्कर काट रहा है,
वो जिंदा कैसे हो सकती है। दरअसल उसने तो ये पुलिस के सामने स्वीकार भी किया था, लाश भी देखी थी, सब कुछ था, तो ये जिंदा कैसे हो सकती है। अब उसके पास जाता है और जैसे ही उस महिला के पास जाता है तो महिला ने यहां से बचकर निकलने की कोशिश की, लेकिन होटल के मालिक ने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। पुलिस ने इस महिला को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद अब इस महिला को अगले दिन यानी कि 2 अप्रैल 2025 को जैसे ही अदालत में पेश किया जाता है, अदालत के कटघरे में खड़ी हुई थी, तो सबके सब लोग कह रहे थे कि ये तो जिंदा है, यानी कि भूत अदालत में आज पेशी पर आया है। हर जगह अखबारों में यही खबर प्रकाशित होती है कि भूत अदालत में पेशी के लिए आया है और जो मर चुका है वो जिंदा कैसे हो सकता है। अब जज साहब को यकीन नहीं हो रहा था। जज साहब ने पूछा कि जो वो लाश मिली थी दरअसल वो किसकी लाश थी अगर ये जिंदा है तो। और फिर ये भी पूछा जाता है कि अगर जब शिनाख्त की जा रही थी, चूड़ी, कपड़े, चप्पल, इन सब के आधार पर तुमने उसकी शिनाख्त कैसे की। तभी वो पुलिस के सामने, जज साहब के सामने, पुलिस को भी देखता है सुरेश और गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है। और जज साहब को समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि जब ये घटनाक्रम हुआ होगा, जब इस पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया होगा, तो जाहिर सी बात है इस सुरेश के साथ जाति की गई होगी, मारा गया होगा, पीटा गया होगा और इससे जबरदस्ती उगलवाया गया होगा कि उसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है। इस महिला से पूछा कि वो कपड़े तुम्हारे थे कि नहीं, क्योंकि वो कपड़े भी दिखाए जाते हैं। वो साफ साफ इनकार कर देती है कि जज साहब वो उसके कपड़े नहीं है, वो उसकी चूड़ी नहीं है, वो उसके चप्पल नहीं है, ये सामान उसका है ही नहीं। तो वो सामान किसका था, अब जज साहब यही पुलिस से पूछते हैं और इस जिले की पुलिस को, साथ ही उस एसएचओ को और उस टीम को जिसने इस घटनाक्रम का खुलासा किया था, उनको कुछ समय दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि जितने जल्दी हो सके यानी कि 17 अप्रैल 2025 तक इस बात की जानकारी चाहिए कि वो लाश किसकी थी, साथ ही वो कपड़े किसके थे, क्या तुमने सुरेश के साथ मारपीट करके, उससे जबरदस्ती करके कहीं जुर्म तो कबूल नहीं करवाया था। इस बात का जवाब चाहिए। अब इस बात की जब ये खबर अखबारों में प्रकाशित होती है, सोशल मीडिया पर आती है, तो हड़कंप मच जाता है। फिर जज साहब ये कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, संभवतः भारत के इतिहास में या तो ये तीसरा मामला ऐसा है या फिर ये चौथा मामला ऐसा है जब पत्नी की मौत होती नहीं है और किसी की लाश को दिखाकर कि ये इसने मर्डर किया है और जबरदस्ती पुलिस उससे कहलवा देती है और उस व्यक्ति को जेल भेज देती है। इस मामले में ये भी जब जांच पड़ताल की गई इस महिला के, क्योंकि ये इसको दफनाया गया था, शायद ही बताए जाते हैं क्रिश्चियन है, तो ये इसको दफनाया गया था, तो इसलिए उसका जो बिस्तरा था वो प्रिजर्व कर लिया गया था। उसकी डीएनए रिपोर्ट भी जब आती है तो पता चलता है कि इसकी डीएनए रिपोर्ट उन बच्चों से मैच नहीं करती, यानी कि मल्लिगे के जो बच्चे होते हैं उनसे मैच नहीं करती। तो इससे पता चलता है कि वो लाश मल्लिगे की थी ही नहीं, वो किसी और की लाश थी। उसके बावजूद भी एक बेकसूर आदमी लोगों के सामने, खासकर वो हत्या का दंश झेलता है कि वो हत्यारा है, साथ ही वो दंश झेलता है। उसके बच्चे अपनी मां की वजह से 3-4 साल तक परेशान रहते हैं। उसके पिता ने समाज के लोगों के ताने सुने, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से वो हर तरह से परेशान रहा होगा। सहज ही इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि अदालत इस व्यक्ति को न्याय दिलाने की बात कर रही है, लेकिन पुलिस अपने बचाव में जरूर कोई ना कोई कहानी पेश कर देगी। हालांकि इस व्यक्ति यानी सुरेश के पिता ने कहा है कि मेरे बेटे को 2 साल जेल हुई है और साथ ही वो परेशान भी रहा है, एक उचित मुआवजा भी चाहिए और जो भी इसमें दोषी हैं, हर किसी दोषी, हर किसी आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके बेटे को बहुत ज्यादा नुकसान जो हुआ है। तो हम भी अपनी वीडियो के माध्यम से यही आशा, यही उम्मीद करेंगे कि जज साहब इस मामले को जितना गंभीरता से ले रहे हैं, उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो जो पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये कोई और भविष्य में ऐसी नजीर ना बन सके कि जैसे जज साहब ने खुद कहा था कि ये तीसरा या चौथा मामला है, कहीं ये 5वां या 6ठा मामला भविष्य में ना बन जाए। जब इस महिला के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की गई कि आखिरकार ये 4 साल तक कहां लापता थी, तो ये पता चलता है कि इस महिला का किसी व्यक्ति से अफेयर था और अफेयर की वजह से ये चुपचाप घर से निकल जाती है बिना किसी को बताए हुए। और ये क्योंकि इसे ऐसा लग रहा था कि एक तो 2 बच्चे हैं, साथ ही पति शादी से जाने नहीं देगा। हालांकि पुलिस की जांच का विषय है ये वाकई किसी के साथ गई थी या नहीं गई थी, ये अदालत के सामने भी इस बात को पेश करना पड़ेगा, ये किसके साथ थी, किसके साथ नहीं थी। लेकिन जैसा उस महिला ने किया है वो वाकई आश्चर्यजनक है, सोचने पर मजबूर करने वाला है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते जैसे कि जिस महिला ने जो किया है वो वाकई न केवल अपने पति को धोखा दिया बल्कि अपने बच्चों को धोखा दिया, अपनी सगी मां को भी धोखा दिया। इस तरह से शायद उस महिला को ऐसा करना नहीं चाहिए था। यदि किसी के साथ जाना भी था तो कम से कम वो सच बता के आराम से निकल सकती थी। यहां कम से कम कई लोग जो परेशान थे वो कभी परेशान नहीं होते। जाते जाते ये मोहम्मद यूनुस अंसारी हैं, दरभंगा के रहने वाले हैं, साथ ही अंकुर सिंह है जो कि मुरैना से हैं, शाहजहांपुर से निशा हैं,
आज इन सभी का जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें अशरफ अंसारी हैं, मुजफ्फरपुर से नंदन सिंह, इटावा से विकास यादव, गुजरात से प्रमोद राजौरिया, फतेहपुर से रामू निषाद, अलीगढ़ से कादिर खान, हरिद्वार से अनिल मलिक, कटिहार से कुंदन कुमार, कोलकाता से नसरुद्दीन खान, विक्रम कुमार, सुमित कुमार बलिया से, जगदीश कुमार बिहार से, रमेश गिरी, मोहम्मद अनस राजस्थान से, हसीना कश्मीर से, राजवीर सिंह पोसवाल, उनकी पत्नी ममता, बेटा रजत पोसवाल हसनपुर अमरोहा से, सुभाष कुमार चौहान गाजियाबाद से, लखीमपुर से सुशील कुमार, हाफिज काबिल खान, ओम प्रकाश राठौर सीहोर से, सिकंदराबाद से नाजिम पठान, नवाब खान। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।